बांग्लादेश में आज जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान की थी। हालांकि वहां की आवाम इमरान खान की समर्थक थी, बावजूद इसके इमरान खान की सरकार डीप स्टेट थ्योरी से गिराई गई थी। इमरान खान की पार्टी जब राजनीतिक रूप से स्थिर थी, ठीक उसी वक्त उनके सांसदों ने अपना पाला बदल लिया था। इमरान खान पाकिस्तान के संसद में विश्वास मत हार गए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन ये केवल सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा जो पहलू है, अगर उसका जिक्र करें तो वो ये था कि नवाज शरीफ ने अमेरिकी एजेंसी CIA की मदद से इमरान खान की सरकार गिराई थी। कहते हैं जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा हो गया था। दक्षिण एशिया का एक और देश म्यांमार, जहां सेना ने अचानक से तख्ता पलट कर दिया, चुनी हुई सरकार को न सिर्फ गिराया बल्कि प्रधानमंत्री आंग सान सू की को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दुनिया भर में लोकतंत्र का सर्टिफिकेट बांटने वाला अमेरिका म्यांमार में चुनी हुई सरकार को गिराने पर चुप रहा। ये वही अमेरिका है जिसने अफगानिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर तालिबान से जंग छेड़ दी थी। तो क्या माना जाए कि म्यांमार में भी डीप स्टेट थ्योरी से चुनी हुई सरकार गिराई गई थी? क्या पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश के बाद भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है? हालांकि भारत का जो सिस्टम है इन देशों से अलग है। पाकिस्तान में जहां हमेशा से सेना की मर्जी चलती आ रही है, बांग्लादेश भी कमोबेश उसी राह पर रहा है। बांग्लादेश में भी अगर हम सेना की स्थिति देखें तो काफी मजबूत रही है। बड़ा रक्षा बजट जो है बांग्लादेश का रहा है और वहां पर स्थिति जो है सेना की वो काफी डिफरेंट है। म्यांमार में भी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इमरजेंसी को अगर छोड़ दें तो दुनिया में भारत के लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है, लेकिन बीते कुछ सालों से भारत में भी कई लोग देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनकर आई सरकार पर गलत तोहमतें जो है वो लगातार लग रही हैं। अचानक से पूरे देश के एक्टिविस्ट ने एक आवाज उठानी जो है वो शुरू कर दी है। संविधान को लेकर मुखर हो गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी कह रही थी कि संविधान पर कोई आंच नहीं आने देंगे, लेकिन पूरे देश में झूठ फैलाया गया, जिसका नतीजा 10 साल बाद एक ऐसी सरकार बनी जिसको बहुमत नहीं मिला। अब बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर भारत पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता संजय वर्मा ने तो यहां तक कह दिया है कि बांग्लादेश की तरह प्रधानमंत्री आवास में भी अगर देखें तो देश की जनता घुस जाएगी। क्या कुछ कहा है संजय वर्मा ने, कांग्रेस नेता ने, किस तरह से कंपैरिजन किया है उन्होंने बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसका हिंदुस्तान से। चलिए सुनाते हैं पहले आपको। तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है। तो देखिए डीप स्टेट की साजिश इसे बताया जा रहा है और आपने जिस तरह से संजय वर्मा को सुना, कांग्रेस नेता का, उन्होंने किस तरह से कंपैरिजन किया है ये आपने देखा। डीप स्टेट थ्योरी को बांग्लादेश और पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि इसके तहत किसी देश के आंतरिक मामले को प्रभावित किया जाता है। कोई दूसरा देश सत्ता के लिए साजिश करता है, कोई बाहरी ताकत दूर बैठे किसी देश में आंदोलन की आग को भड़काती है, गोपनीय और इलीगल पावर नेटवर्क को बूस्ट करता है। एक तरह से अगर हम कहें तो समांतर सरकार की तरह काम करती है। राज्य के राजनीतिक नेतृत्व से स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के एजेंडे और लक्ष्यों को खोजती है। इस सिद्धांत का उपयोग षड्यंत्रों के लिए किया जाता है, बड़े पैमाने पर किसी देश के तख्ता पलट के लिए किया जाता है। और आज बांग्लादेश की जो दशा है, डीप स्टेट थ्योरी के जरिए उसे इस मुकाम पर पहुंचाया गया है।
तो ये है डीप स्टेट थ्योरी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों को प्रभावित करना, कहीं ना कहीं सत्ता के लिए साजिश रचना। तो कांग्रेस नेता का जिस तरह से बयान रहा है, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी जाहिर तौर पर शुरू हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में भी वो वक्त आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से नीतियां रही हैं, ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ पर भी जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जनता परेशान नजर आ रही है प्रधानमंत्री की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, वो कहीं ना कहीं पीएम आवास में ना घुस जाए। तो भारत में विपक्ष के नेता कुछ पिछले महीनों से आरक्षण की आग लगाने में लगे थे। एक समय था जब देश के नेता विदेशों में आंतरिक मामलों में चर्चा से बचते थे, लेकिन अब देश हो या विदेश, आरोप प्रत्यारोप के बीच हर मंच पर देश की आंतरिक चर्चा की जा रही है। आरक्षण की आड़ में देश में कौन सा खेल खेलने की तैयारी की जा रही है? क्या आरक्षण की आग भारत को जलाने की साजिश रची जा रही है? इस आग में क्या भारत को भी अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है? और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत पर इसका असर क्या होगा। इस वक्त ये सवाल सबके जहन में गूंज रहा है, लेकिन दूर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश करने वाले शायद ये भूल रहे हैं कि भारत की बुनियाद, भारत का जो जिस तरह से सांगठनिक ढांचा है, देशों से काफ़ी अलग है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो आधार है, वो काफ़ी डिफरेंट है। इसीलिए वो अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, कौन बना रहा है भारत में तख्ता पलट का प्लान, और ये सवाल आखिर उठ ही क्यों रहा है? क्या भारत में बांग्लादेश जैसे आंदोलन की तैयारी हो रही है? सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसा मुमकिन है? क्या भारत का जो ढांचा है, जो सिस्टम है भारत का, वो किसी भी तरह से बांग्लादेश से या जो एशिया के बाकी आसपास के देश है उनसे मिलता जुलता है? वैसे तमाम ये सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं।